नमस्कार, कशिश न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। इस वक़्त आप हमारे अगल-बगल देख पा रहे हैं, एक तरफ हैं सीनियर जर्नलिस्ट नारायण विश्वकर्मा और दूसरी तरफ हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं संतोष, जो कि कशिश के लिए आज फ़ील्ड में घूम रहे थे। दोनों लोग से चर्चा करेंगे वोटिंग खत्म होने के बाद क्या स्थिति परिस्थिति बनी हुई है। वोटिंग परसेंटेज 65% के आसपास बताया जा रहा है। हालाँकि अभी इसमें थोड़ा बहुत उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा, जब चुनाव आयोग की तरफ से फाइनल डाटा आएगा तो। अब तक जो परसेंटेज हुआ है, उससे क्या रुझान नज़र आता है? क्या होने जा रहा है इस बार झारखंड में? इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। संतोष, पहले सबसे पहले आप ही से जुड़ेंगे। आप क्षेत्र में घूम रहे थे, वोटिंग के बीच में आप थे, कवर कर रहे थे। क्या लगता है, जो इस बार की जो वोटिंग हुई है, पिछली बार से अलग क्या है? और क्या मतलब इसको कंक्लूज़न पे निकला जाए तो 43 सीटों का आज पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ है, तो क्या कुछ होने जा रहा है? क्या पढ़ा है आपने मतदाताओं का मिजाज? देखिए, जो स्थिति है कि 2019 में जो चुनाव हुआ था और उसके बाद 2024 की बात करें, तो वोट परसेंटेज में कोई ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा। जैसे आप 65% लगभग वोट परसेंटेज ओवरऑल झारखंड की है, तो सबसे बड़ा चिंता शहरी क्षेत्र की है। शहरी क्षेत्र में मतदाता घर से बाहर ही नहीं निकले। सबसे बड़ा कारण है कि ज़रूर इलेक्शन कमीशन के या भारत सरकार के द्वारा या झारखंड सरकार के द्वारा आज छुट्टी घोषणा कर दी जाती है, लेकिन जिस तरह से वोटरों को घर से बाहर निकलना चाहिए, खास करके शहरी क्षेत्रों में उस प्रकार से बूथों पर भीड़ नहीं देखा। हाँ, ग्रामीण क्षेत्र में बात करें, नक्सली क्षेत्र में जिस जिस का बात करें, खरसावां खरसावां का सबसे अच्छा वोट परसेंटेज है। तो कुल मिलाकर चिंताजनक है। जब बदलाव की ब्यार जब जब तब दिखती है जब वोट परसेंटेज में वृद्धि होगा, लेकिन वोट परसेंटेज 2019 और 2024 में कोई ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा। तो इससे बदलाव का ब्यार कुछ नहीं नजर आ रहा। लेकिन अब पहला चरण का चुनाव हुआ है। अभी फाइनल वोट परसेंटेज 7 बजे जब निर्वाचन आयोग के द्वारा ज्वाइंट पुलिस अधिकारी और जो आईजी रैंक के अधिकारी है बी होकर और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के द्वारा ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, तो कुछ परसेंटेज बढ़ेगा, 1-2% पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से बदलाव का ब्यार की बात आपने आशुतोष जी कहा, उसमें बदलाव कोई झारखंड में नहीं दिख रहा। क्योंकि जिस तरह से शहरी क्षेत्र की बात करें, लगातार जिस तरह से चाहे वो रांची की बात करें, जमशेदपुर की बात करें, हजारीबाग की बात करें, बड़कागांव की बात करें, तमाड़ की बात करें, तो जो जिस तरह से वोटरों को बाहर निकलना चाहिए घर से, उस तरह से शहरी ठीक है, क्षेत्र में नहीं। ठीक हाँ, है, खरसावां ठीक है, स खरसा ठीक ठीक है संतोष, थोड़ा-सा रोकेंगे। नारायण जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लगातार झारखंड की सियासत पर इनकी पैनी नज़र रहती है। हम शुरुआत करते हैं, थोड़ा-सा डाटा बता देते हैं नारायण जी, आपको सहूलियत होगी कि 64.86% अब तक का 5 बजे तक का जो आया है, वो डाटा है। खरसावां में सबसे ज़्यादा 77.32% वोटिंग हुई है और सरायकेला में 78% और खूंटी में लगभग 70% और कोटका में 72%। और संतोष ने कहा कि जो 65% का रेशियो रहता है, तो कमोबेश वही 2019 में भी परसेंटेज आया था और 2014 में भी शायद 67% के आसपास आया था। तो करीब-करीब वही आसपास में। और बदलाव की जो बयार की बात कर रहे हैं, तो झारखंड का ट्रैक रिकॉर्ड ही ये है कि हर बार सरकार बदलती रही है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, करेक्ट करेंगे नारायण जी। क्या लगता है इस बार जो अब तक का जो वोटिंग परसेंटेज आया है, उस मुताबिक क्या देख पा रहे हैं झारखंड में क्या होने जा रहा है? नारायण जी। सबसे पहले कशिश न्यूज को शुक्रिया कि मुझे आपने जुड़ने का मौका दिया। आशुतोष जी और संतोष जी, आशुतोष जी ने सवाल जो किया था संतोष जी से, वो बिल्कुल वही है जो 19 में हुआ है और 14 में भी हुआ है। शहरी वोटर नहीं निकलते हैं, ये दुर्भाग्यजनक स्थिति है झारखंड के लिए, फिर वही दोहराया गया है। लेकिन जहां तक ग्रामीण वोटरों का मामला है, तो अभी आपने कहा था 78% सरायकेला का, तो सरायकेला बिल्कुल। में अगर 78% वोटर्स निकला तो जाहिर है कि
बहुत कमों पे शहरी क्षेत्र आता है। सरायकेला नहीं, अधिकतर इंडस्ट्रियल एरिया है। सरायकेला में 68% और खरसावां में 77.32%, यानी हाँ साढ़े हाँ, सतहत्तर ठीक है। फीसदी माने माने ये दो ही जगह आप कह रहे हैं, बाकी जगह आप 65-66 बता रहे हैं, लेकिन ये दो जी। ही जगह है, सरायकेला और खरसावा। यहाँ अगर नहीं, 70+ गया है कोटा में भी वोटिंग। जहाँ अर्जुन मुंडा की पत्नी चुनाव लड़ रही है, हाँ, वहाँ भी है। 72.29 वहाँ फीसदी कितना है है? वहां पर भी। 72 और खरसावा है। 72.29। हाँ, 72 उधर है और बाकी खरसावा और एक सरायकेला। ये 3 जी। सीटों में ग्रामीण इलाका बहुत ज्यादा है, अगल बगल में। माने 1 किलोमीटर के बाद ही वहाँ कस्बाई इलाका, और उसके आगे कुछ दूर जाएंगे तो देहाती इलाका हमें हम प्रवेश करते हैं। तो अगर ग्रामीण वोटर अगर बाहर निकले हैं, तो इसका मतलब 80% वहां पर वोटिंग हुई है। अब ये नकारात्मक हो किसी के पक्ष में जाएगा या सकारात्मक, ये तो अभी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो स्थिति अभी है, 43 की बात करें तो 43 में 27 सीट वर्तमान में अभी इंडिया के पास है, इंडिया गठबंधन के पास है, और 16 है बीजेपी के पास, एनडीए के पास। ये 27 सीट कंटिन्यू रखना होगा। अगर मान लीजिए जो वोटिंग हुई है उसमें 27 सीट अगर बरकरार रहती है तो फायदा मिल सकता है इंडिया गठबंधन को। इसमें अगर बहुत सारी कमी आई, जैसे 7-8 की भी कमी आई, तो जो 20 तारीख को जो चुनाव होंगे उससे बहुत अधिक उम्मीद इसलिए इंडिया गठबंधन को नहीं होगी, क्योंकि अधिकतर आदिवासी सीटें, जैसे कोल्हान ले लीजिए और दक्षिण छोटानागपुर ले लीजिए, ये अधिकतर सीट जो है सो आदिवासी क्षेत्र की सीटें हैं। क्योंकि बाकी जब 20 नवंबर को जो चुनाव होंगे उसमें सिर्फ संथाल परगना में ही 14 या 15 सीट आदिवासी का नारायण जी, आपने सीट जो रहती है। 27 सीटों का जिक्र किया जो फिलहाल इंडिया अलायंस के पास है, उनमें से तो 14 सीट सिर्फ कोल्हान की है। तो कोल्हान की कोल्हान की 14 है। सीट में से 14 सीट में से इस बार बीजेपी ने जो बदलने की कोशिश की है, परसेप्शन या फिर अपने पाले में वोटरों को लाने के लिए जो प्रयास किया है, चंपाई सोरेन को अपने साथ लाया है। सोनाराम बोदरा शायद है, खरसावां से चुनाव लड़ रहे हैं, वो है। बाबूलाल सोरेन उनके पुत्र हैं, घाटशिला से चुनाव लड़ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर अगर कोल्हान में थोड़ा बहुत भी इनका प्रभाव पड़ता है, 1-2 सीटें भी बीजेपी लाती है, तो ये तो गेम हुआ ना। फिर तो नुकसान स्वाभाविक है। 27 की 27 सीटें रिटेन करना आपको लगता नहीं है कि शायद इंडिया अलायंस के लिए नहीं, मुश्किल होने वाला है इस बार? बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए, सीटें घटेंगी घटेंगी, बढ़ेंगी तो नहीं। इंडिया की खासकर जेएमएम की सीट अगर कहें तो पहले जेएमएम की चरण सीट में हमारे चंपई सोरेन। हाँ, पहले चरण में 27 सीट में से अगर 14 कोल्हान का ही है, कोल्हान का ही सीट है, तो कोल्हान की सीट में अगर 14 में अगर 2 या 3, अगर 2-3 सीट भी कम आती है इंडिया गठबंधन को, तो भी मुसीबत। अगर अगले चरण में ये मेकअप नहीं हुआ कुछ नई सीटों पर, क्योंकि आप देखेंगे ये झारखंड का दुर्भाग्य है कि आधे से अधिक सीटों पर हार हो जाती है, विधायकों के भी या मंत्री के, यहाँ तक सीएम तक हार जाते हैं। तो ये खेला अगर फिर हुआ, ये खेला अगर फिर देखिए, हुआ तो इस फिर। बार भी नारायण जी, इस बार भी 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों की साख दांव पर है। 43 सीटों की जो बात की जाए उसमें से, और 6 मंत्री होते हुए चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी भी साख दांव पे है। इनफैक्ट किस्मत अब ईवीएम में कैद हो गई है। इसमें इसमें 4 में से एक आपको, अगर बाबूलाल जी को छोड़ दें, बाबूलाल मरांडी की बात, तो एक से जी। पूर्व सीएम अभी धनवार से चुनाव, अभी अभी 20 तारीख को चुनाव है। लेकिन ये जो यहाँ पर है मीरा मुंडा और पूर्णिमा दास और चंपई सोरेन और गीता कोड़ा का भी नाम ले लीजिए, क्योंकि इनके पति सीएम रहे हैं, तो 4 तो यहीं से हो गए। अभी बिल्कुल। चारों की किस्मतों पे, हाँ, ईवीएम पेटी में बंद हो गई है। ये 4 में से चर्चा बहुत तरह की हो रही है। जो मेरी जानकारी, अपनी जानकारी है, झूठ या सच या जो भी चर्चा हम लोग कयास ही लगा सकते हैं ना, उसमें चंपई सोरेन की बहुत अच्छी स्थिति नहीं बताई जा रही है। अब जी। बाबूलाल सोरेन की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं बताई जा रही है। और मीरा मुंडा के बारे में यही कहा जा रहा है। पूरब और पश्चिम सीट जो जमशेदपुर की सीट है, इसमें 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 कहा जा रहा है कि पूर्णिमा और अजय में बहुत कड़ी टक्कर है। अगर ये और वहां अगर जीत हार भी होती है तो मार्जिन बहुत ही कम होगा, क्योंकि रघुवर दास के जो विघ्न संतोषी हैं, शिव शंकर तिवारी हैं, और एक और नाम है कोई,
वो दोनों काफी वहां पर सेंधमारी करने में वहां जुटे हुए हैं और सेंधमारी होगी, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो अगर सेंधमारी और भीतरघाती बहुत ज्यादा हुआ तो पूर्णिमा मुसीबत में आ सकती है। उसी तरफ चंपई सोरेन को लेकर गणेश माली बहुत दिन से ताक में लगाया था कि मुझे भाजपा से टिकट मिलेगा, लेकिन वहां के आदिवासी वर्ग, जो मेरी जानकारी है, आदिवासी वर्ग काफी नाराज है चंपई सोरेन से, और चंपई सोरेन अंदर से हिले हुए है। अमित शाह जो गए थे गृह मंत्री 2 दिन पहले वहां, वहां जिस तरह का टोन था उस पर काफी वायरल हुआ है वीडियो, उसमें कहा गया कि भीड़ वहां नहीं थी। खैर चलिए नारायण जी, हम लोग जब तक कि 20 तारीख का मतलब जो वोटिंग खत्म नहीं हो जाती है तो बहुत हद तक खुलकर जानते हुए भी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि कुछ गाइडलाइन है उसका नॉर्म्स का पालन करना है हमको। लेकिन हम लोग थोड़ा सा उसको इशारों इशारों में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या चल रहा है, क्या पॉसिबिलिटी है, कहाँ पे कांटे की टक्कर है। आपने ऑलमोस्ट क्लियर किया अभी कुछ सीटों के बारे में। धनबाद सीट के बारे में क्या आकलन है आपका? बाबूलाल मरांडी को जो निरंजन राय पर निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं, सबसे ज्यादा अमीर प्रत्याशी भी हैं, बेहद करीबी भी माने जाते रहे हैं, तमाम समझाने बुझाने के बावजूद वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या इसका प्रभाव पड़ सकता है, या बाबूलाल एक बड़े नेता है तो हो सकता है कि बीजेपी उनको मुख्यमंत्री बनाए, तो ये सारी चीजें उनके फेवर में जा रही है। और वहां पर इंडिया अलायंस के 2 उम्मीदवार चूंकि चुनाव लड़ रहे हैं, राजकुमार यादव और निजामुद्दीन अंसारी, इसका एडवांटेज मिलेगा बाबूलाल मरांडी को? देखिए, बाबूलाल जी चतुष्कोणीय संघर्ष में फंसे हुए हैं और ये पहली बार हुआ है। दूसरा बड़ा फैक्टर है इसमें, 2-3 बिंदु है इस पर, कि पहली बार वो 19 में जेडीएम से लड़े थे, तो जब जेडीएम से वो चुनाव लड़े थे तो मुस्लिमों का काफी वोट उनको मिला था। मुस्लिम वहां करीब 17,000 18,000 हैं, और कमोबेश यही स्थितियां भूमियार जातियों की है। तो भूमियार जाति के लिए कहा जा रहा है निरंजन राय बहुत बड़ा फैक्टर है बाबूलाल जी का वोट काटने के लिए। यहाँ तक कि मेरी उनसे बात भी हुई थी और वहाँ एक चर्चा भी थी कि अगर हम जीतेंगे नहीं तो तुमको भी नहीं जीतने देंगे। इस तरह का सिगुफा वहां छोड़ा गया है भूमियार जाति की ओर से, ये कथित तौर पर हम बता रहे हैं। दूसरी बात, निजामुद्दीन अंसारी वो मुस्लिम वोट काटेंगे, वो भी कुछ काट पाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर वहां राजकुमार यादव है। यादव बोली इलाका है, नो डाउट। राजकुमार यादव को लेकर वहां काफी वो लोकप्रिय नेता रहे हैं, और बाबूलाल मरांडी बहुत कम अपने एरिया में गए। तीसरी उनका, चूंकि कोताही बाग उनका घर है, तो तीसरी प्रखंड से उनका है नाता, बहुत सारा काम भी वो किए हैं, तीसरी प्रखंड में रहे हैं। लेकिन जब वो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए रविंदर राय जी, तो ये तब हुआ जब कहा गया कि अब तय हो गया कि वहां पर बाबूलाल मरांडी ही लड़ेंगे। तो फैक्टर आ गया भाजपा। तो भाजपा का जो कैडर वोट है वो इधर उधर खिसक सकते हैं, तो निरंजन राय को कुछ वोट गिर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि निरंजन राय सारे के सारे भूमिहार वोट वो हासिल कर लेंगे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि वो सेंधमारी कर रहे हैं। भाजपा वोट में अगर कोई सेंधमारी मतलब कैंडिडेट कर रहा है मतलब मतलब तो निरंजन मतलब राय करेंगे। बाबूलाल मरांडी जैसे दिग्गज भी सेफ नहीं कहे जा सकते हैं। चलिए ठीक है, मुश्किल हम में, संतोष मुश्किल पे में, लौटते हैं। मुश्किल में, हाँ, संतोष मुश्किल पे में। लौटते हैं। संतोष, आपने जिन जिन क्षेत्रों में आज कवरेज किया है, कवरेज के लिए गए हैं, वहां पर क्या देखा है? कुछ अंतर पाया है अपने 2019 से और 2024 में, वोटरों का मन मिजाज टटोलने के बाद? देखिए, बात करें बाबूलाल मरांडी की सीट की बात, वहीं से शुरुआत करते हैं, क्योंकि अगर बाबूलाल मरांडी की सीट बचाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से किया गया और बीच में ही उनको अध्यक्ष का पावर, एक बगल में कार्यकारिणी अध्यक्ष रविंदर राय को बनाया गया इसलिए कि रविंदर राय नाराज चल रहे थे। रविंदर राय को कार्यकारिणी अध्यक्ष इसलिए नारायण जी को उसका जिक्र किया है कि जिस तरह से रविंदर राय नाराज चल रहे थे, वो भूमिहार वोटरों को उसको बाबूलाल मरांडी की तरफ खींचा जाए। लेकिन आनंद फानंद में बीजेपी का यह कदम, एक तरफ बाबूलाल मरांडी का कद छोटा, या कहा जाएगा कि उनको साइडलाइन की प्रक्रिया में क्या बीजेपी ला रही है, क्योंकि कार्यकारिणी अध्यक्ष बीच में जब चुनाव का घोषणा हो गया, टिकट का फाइनल हो गया, रविंद्र राय ने एक तरह से
सोशल मीडिया पर उन्होंने कह दिया कि हम चुनाव लड़ेंगे, ठीक है। बाद में बड़े नेता, चाहे वो केंद्रीय मंत्री की शिवराज सिंह चौहान की बात करें, हेमंता बिश्व शर्मा जो असम मुख्यमंत्री, दोनों प्रभारी और सह प्रभारी दोनों मान मनोबल करने के बाद दोनों मान गए। नवीन राय चुनाव नहीं लड़े, लेकिन उनके कुर्सी एक कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि बाबूलाल मरांडी को चुनाव बीजेपी को जिताना है। नहीं तो एक तरह से आप 5-5 सीएम, कभी विपक्ष ने आरोप लगाया है कि बीजेपी मुख्यमंत्री कोषांग, पूर्व मुख्यमंत्री कोषांग बन गया है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर बाबूलाल मरांडी की बात करें तो कहीं ना कहीं सीट पर निरंजन राय का बात नारायण जी ने कहा कि जिस तरह से निरंजन राय बीजेपी से नाराज चल रहा है, लाख बना मान मनोबल, चाहे वो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री जो प्रभारी हैं लक्ष्मीकांत बेजल, कई नेता मान मनोबल की कोशिश की, लेकिन निरंजन राय निर्दलीय चुनाव लड़ा। तो कहीं ना कहीं जो त्रिकोणीय मुकाबला की बात नारायण जी ने जिक्र किया, तो कहीं ना कहीं बाबूलाल मरांडी के लिए यह कठिन परीक्षा है। अब देखना होगा कि हमें थोड़ा इंतजार करना होगा 23 तारीख के परिणाम। बात करें हम जोड़ दें, नहीं एक बार धनबाद और जोड़ दे, 2 बात धनबाद की बात चली तो हम 2 बात और जोड़ दें। निरंजन राय से जब मेरी बात हुई थी ना, हमने कहा कि आपको निशिकांत दुबे मनाने गए, आप उनको हाथ जोड़कर कह दिए कि हम चुनाव लड़ेंगे और चले गए, आप फटक के दामन चले गए, आप चुनाव प्रचार किए और ये मुंह बनाकर वो निकाला निशिकांत दुबे। इसके बाद ही रांची में तेज गतिविधि होती है, राजनीति हलचल होती है और कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। यहाँ पर सवाल भीतर घात है। भीतर घाती जो है ना, वो सिर्फ भूमियार वर्ग ही नहीं है। वहां पर देखिए सोनार, यादव, बढ़ई, माने और जो ओबीसी है, महतो बहुत कम है वहां पर। वो भी उनके गुस्सा इस बात का है कि बाबूलाल जी, क्योंकि मेरी बात कुछ लोगों से हुई थी धनबाद में, मैं गया भी था, इस बात से ज्यादा गुस्सा है कि बाबूलाल जी बीजेपी में क्यों गए, और अगर बीजेपी में गए तो गिरिडीह से क्यों लड़े, धनबाद क्यों नहीं छोड़ दिए रविंदर राय के लिए। एक बात हम जोड़ना चाहेंगे, इसीलिए बाबूलाल जी मुसीबत में हैं। और वहां पर अगर हार जीत होगा ना, एक मिनट, हार जीत वहाँ हार जीत जो पैमाना है वो बहुत कम मार्जिन से होगा, क्या बाबूलाल पक्ष में जाए या राजकुमार यादव के पक्ष में जाए, मार्जिन बहुत कम होगा। लेकिन जहाँ तक भीतर घात और बागियों की बात करते हैं संतोष, तो ये सिर्फ बीजेपी में ही है ऐसा नहीं है, जेएमएम में भी कई बागी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। तो असर वहां पर भी पड़ेगा, इम्पैक्ट वहां पर भी पड़ेगा। जो बागी हैं, जिस पार्टी से चुनाव लड़ते थे और अलग होकर लड़ रहे हैं, तो जाहिर तौर पर डैमेज तो करेंगे। है एक चीज जो हम लोगों ने नोटिस किया है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ग्रामीण इलाकों में उम्मीद से बेहतर, या कहें कि तकरीबन वही रेशियो रहा है वोटिंग परसेंटेज का, लेकिन शहरी इलाकों में कुछ कम कहा जा सकता है, जबकि माना जाता है कि शहरी इलाके में बीजेपी का वोट बैंक है, बीजेपी का प्रभाव क्षेत्र है। तो क्या समझा जाए कि बीजेपी अपने वोटरों को वोटिंग मतलब काउंटर तक या मतदान केंद्र तक ले जा पाने में असफल रही है, इतना जद्दोजहद करने के बावजूद, और इसका शायद परिणाम पर असर देखने को मिले। संतोष, पहले तो धरवार की बात एक चीज और जोड़ देंगे संतोष जी, उसमें देखिए सबसे बड़ा उसमें निर्णायक वोट है जादव भूमियार। अगर दोनों वोट में जिधर मोड़ चल जाएगा उस कैंडिडेट की जीत होगी। अब जीत हार तो 23 नवंबर को पता चला। मुस्लिम तीसरा मुस्लिम भी है, मुस्लिम भी है। दूसरी चीज, हाँ फैक्टर भी है। दूसरी चीज बात हम करेंगे शहरी क्षेत्र में वोट परसेंटेज। तो देखिए बीजेपी का कैडर वोट शहर में, और शहर रांची की बात करें तो सबसे चिंताजनक वोट परसेंट है, 51% है। तो आप कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी लगातार प्रचार की, कई स्टार प्रचारक 40 पूर्व केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय मंत्री को इस झारखंड चुनाव में प्रथम फेज में खुद प्रधानमंत्री आज देवघर में चुनावी सभा किए। तो जिस तरह से शहर का वोट परसेंटेज देखा जाए, उस तरह से लग नहीं रहा है कि बीजेपी वोटरों को बूथ तक पहुंचाने में सफल रही। अब तो इंतजार हमें थोड़ा करना होगा 23 तारीख को। वही बात करें जमशेदपुर की लड़ाई, जिस तरह से हम जमशेदपुर जब कवरेज करने के लिए गए तो जमशेदपुर लड़ाई पूर्णिमा दास और डॉक्टर अजय कुमार में जरूर है, लेकिन जब डॉक्टर अजय कुमार ने निशाना लिया तो रघुवर दास पर निशाना लिया, क्योंकि
ठीक है, पूर्णिमा दास को कैंडिडेट बना दिया गया, रघुवर दास महामहिम है, लेकिन जिस तरह से लोग क्षुब्ध हैं, जिस तरह से वहां के वोटर भी और जिस तरह से प्रत्याशी डॉक्टर अजय के ने हमने बात किया, तो उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई पूर्णिमा दास से नहीं है, हमारी लड़ाई रघुवर दास से है। तो अब देखना होगा कि जिस तरह से लोग क्षुब्ध है, 40 वर्ष से 40 वर्षों से लड़ाई, जिस तरह से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अजय और पूर्णिमा दास एक नया चेहरा है। ठीक है, रघुवर दास की बहू है, बीजेपी उन्हें एक और जहां बीजेपी कहती है परिवारवाद की बात, वहीं बहू को टिकट दे दी है, लेकिन वहां कोई ऐसा जीत का फैक्टर, हाँ जीत का मार्जिन अगर होगा भी तो बहुत कम की मार्जिन, क्या है कि जिस तरह से लगातार हमने 3-4 दिन कवरेज किया और जिस तरह से वोटरों में आक्रोश है, क्योंकि रघुवर दास पहले भी झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं और उसके बाद भी उनको गवर्नर साइडलाइन करके गवर्नर बनाया गया। उस तरह से वोटरों में उत्साह, बीजेपी के जो कई लोग, जो शिवशंकर सिंह की बात में नारायण जी ने बात किया, वो बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहते, तो निर्दलीय वो भी वोट बढ़िया काट रहे हैं, तो कई लोग नाराज चल रहे हैं। ठीक है नारायण जी, थोड़ा सा ये हम जानना चाहेंगे, अब थोड़ा सा कंक्लूजन पे चलते हैं हम लोग, बहुत लंबी बातचीत हो गई, क्या लगता है